हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अपना परिवार अभी बहुत ही छोटा है। 120-22 लोगों का परिवार है, तो उसमें से 2-3 भाइयों का कमेंट्स आया है कि कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए पढ़ने के लिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए या फिर एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए। मैं आज आपको वो बताना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा बुक पढ़ा, कैसे पढ़ा और कितने टाइम पढ़ा। और दूसरे एग्ज़ाम का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है। दूसरे एग्ज़ाम में प्री हुआ है, लेकिन आगे का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो मैं अभी रेलवे में हूँ, तो अब मैं आपके साथ रेलवे का ही बात करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका सिलेबस। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, उनको सिलेबस का पता ही नहीं होता है। रेलवे का एग्ज़ाम है, जीके पढ़ लो। साइंस एसएससी का एग्ज़ाम है, इंग्लिश पढ़ लो। बैंक का एग्ज़ाम है, रीजनिंग पढ़ लो। ऐसे नहीं होता है। सारे एग्ज़ाम का पार्टिकुलर सिलेबस होता है। आप रेलवे में ही लीजिएगा, अभी जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ उसका सिलेबस अलग है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ उसका सिलेबस अलग है, एएलपी का एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस अलग है, आरपीएफ का एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस अलग है। सबका सिलेबस अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि किसका वेटेज ज़्यादा है, किस क्वेश्चन का, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। जिसका वेटेज कम है उस पर कम ध्यान देना है थोड़ा। आपको सबसे पहले तो ये सिलेबस ऊपर करना है, और आपके सामने में सिलेबस चिपका हुआ रहना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम कितना है, निगेटिव कितना है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद बात आता है बुक का, कौन सा बुक पढ़ें, कौन सी बुक अच्छी है। बुक सारी अच्छी है, बुक कोई भी ख़राब नहीं है। मैंने जो बुक प्रेफर किया था वो मैं आपको बताऊंगा। कोई भी बुक ख़राब नहीं है, आप चाहे कोई भी बुक पढ़ो, उससे तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम एटलीस्ट निकल ही जाएगा। उसके बाद कितना देर पढ़ना चाहिए मैं आज आपको वो बताऊंगा। जैसे मैं अभी आपको मोटा मोटा एक एग्जाम्पल दे दूँ। कुछ सारे लड़के ऐसे थे कि जिनको सिलेबस का पता नहीं था। मैं लाइब्रेरी जाता था, वहाँ देखता था कि किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई। तो ग्रुप डी में इतना सारा वैकेंसी आया हुआ है, एक सीट तो हमको लेना ही लेना है। अच्छी बात है, लेना ही चाहिए सबको। वो पढ़े जा रहे हैं जीके पे जीके, जीके पे जीके, साइंस पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि जीके पढ़ने से आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में या फिर दूसरे एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन ग्रुप डी में आपका चांस बहुत कम हो जाता है अगर आप साइंस छोड़ के जीके पे ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं तो। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी में आपका जो सिलेबस है, मैथ 30 नंबर का आता है प्री एग्जाम के लिए, रीजनिंग 30 का आता है, जीके साइंस प्लस करंट अफेयर्स 40 नंबर का आता है। टोटल से 100 नंबर का क्वेश्चन होता है और 90 मिनट का टाइम रहता है। ये आपका प्री का सिलेबस हो गया। मेंस का होता है मैथ 35 का, रीजनिंग 35 का और जीके 50 नंबर का। यहाँ आपको जीके का वेटेज ज़्यादा दिखेगा। 50 नंबर में जीके, करंट अफेयर्स प्लस साइंस तीनों रहता है, सिर्फ जीके ना समझें। और उसके बाद आप ग्रुप डी में अगर आते हैं तो उसमें तो अभी तक एक ही एग्ज़ाम है, नेक्स्ट ईयर से नहीं पता क्या होगा नहीं होगा। तो जिसमें आपको साइंस 25 नंबर का मिलता है, मैथ 25 नंबर का मिलता है और रीजनिंग 30 नंबर का मिलता है। जीके प्लस करंट अफेयर्स 20 नंबर का मिलता है। जीके प्लस करंट अफेयर्स 20 का, और साइंस है आपका अकेले 25 का, जिसमें कि आपको हमको सबको पता है करंट अफेयर्स से 7 से 8 क्वेश्चन आना ही आना है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में। अगर उसमें करंट अफेयर्स है तो 10 से 12, 13, 14 क्वेश्चन बचता है जो आपका जीके से आने वाला है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो उसके लिए जीके पे आपको थोड़ा कम फोकस करना पड़ेगा, साइंस पे ज़्यादा, रीजनिंग पे। और गलती क्या करते हैं लोग, रीजनिंग को एकदम इजी वे में ले लेते हैं। अरे रीजनिंग तो बन ही जाता है, क्या है 30 का है, 23, 24, 25 तो ऐसे ही आ ही जाएगा, लेकिन वहाँ आता नहीं है उनका। रीजनिंग में आपको 27-28 नंबर आना चाहिए। रीजनिंग और मैथ्स जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसको आपको पकड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद साइंस और जीके आता है।
तो आपको सिलेबस के हिसाब से चलना पड़ेगा कि किस एग्ज़ाम का कितना सिलेबस है, नहीं है। और उसके बाद जैसे एएलपी का सिलेबस है, मैं आपको बता दूं कि प्री के लिए 20 नंबर का मैथ, रीजनिंग 25 का, 20 का साइंस और जीके प्लस करंट अफेयर्स 10 नंबर का पूछा जाता है। ये एलपी का प्री है, 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और मैं मेंस की बात करूं तो इसमें जीके प्लस करंट अफेयर्स 10 नंबर का पूछा जाता है, रीजनिंग 25 का पूछा जाता है, मैथ 25 का पूछा जाता है, साइंस प्लस इंजीनियरिंग 40 नंबर का पूछा जाता है। तो ये 100 नंबर का मेंस होता है। लेकिन इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों होता है। जो ये पार्ट 1 का सिलेबस था, पार्ट 2 में आपका ट्रेड से क्वेश्चन रहता है 75 क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है 30 या 40%। यूआर को 40%, ओबीसी को 30, एससी एसटी को 25% नंबर लाना नेसेसरी है, तभी आपका पार्ट ए का कॉपी चेक होगा, वरना नहीं होगा। ये आपका सिलेबस हुआ मोटा मोटी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर बुक कौन सा पढ़ना चाहिए। बुक सारा अच्छा है, बुक कोई खराब नहीं है। आपको सबसे पहले सिलेबस के बाद, अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है तो उसका टॉपिक ऊपर कीजिए कि कौन सा टॉपिक भी दिया रहता है सिलेबस में कि ये टॉपिक टच किया जाएगा इसमें से, वो टॉपिक वाइज क्लियर कीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए 2 4 5 कम से कम, जिससे आपको पता हो कि किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, 2019 वाला एग्ज़ाम 2022 में हुआ है, तो आप एटलीस्ट ये 2 ईयर का क्वेश्चन देख के ही जाएं, जिससे आपको पता हो कि वेटेज किसका ज़्यादा है। सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, मार्क्स बता ही दिया, किस टॉपिक का, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, आपको पहले ये पता करना होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा बुक पढ़ा था। मैंने करंट अफेयर्स के लिए ये स्पीडी का बुक पढ़ा था, जो कि लगभग सबों के पास होता है। ये मेरा करंट अफेयर्स का बुक है, जिसको मैंने ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए ये पढ़ा था। और उसके बाद मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स की बात, यूथ पब्लिकेशन का मैंने मैथ्स पढ़ा था। ये 2024 का एडिशन है। उस टाइम 2018 का एडिशन आया था, जिसमें 2018 तक का एग्ज़ाम था, आप देख सकते हैं। ये यूथ का बुक है, जिसमें 16,706 प्लस क्वेश्चन है। और इसका खासियत ये है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर कर दिए जाते हैं। अगर मान लो कोई भी टॉपिक पूछा है तो उससे रिलेटेड 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन उसमें हल कर दिया जाता है। ये सबसे अच्छी बात लगी हमको इस बुक में, ये मैथ्स है। मैंने यूथ पब्लिकेशन का ही सारा बुक बनाया है। और ये जीके है, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मैंने नहीं पढ़ा था। ये मैं अभी लेके आया हूँ। अभी जीडीसी तो सिकंदराबाद बोर्ड में वो गार्ड का नहीं आया हुआ है, तो मैंने नहीं डाली है। लेकिन ओपन से अगर वैकेंसी आती है गार्ड की, एसएम की, किसी की, तो मैंने इसके लिए जीके लेके आया है। इस बार ये ऑनलाइन मंगवाया है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये यूथ की बुक है, यूथ पब्लिकेशन, ऊपर में देख सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने साइंस के लिए यूथ का ही बुक पढ़ा था। ये साइंस का बुक है। मैंने ये 3 बुक पढ़ी थी। और एक्स्ट्रा में मैंने पीरियोडिक टेबल, जो कि एसके झा सर का वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे फ्री में, बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने समझाया है, मैंने उसको प्रेफर किया था, एसके झा का पीरियोडिक टेबल प्लस न्यूमेरिकल्स के लिए। मैंने एसके झा का वीडियो देखा, वो थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा समझ भी ज़्यादा आता है, क्योंकि वो लो टॉपिक से एकदम हाई तक जाते हैं। और मैंने किसी भी पार्टिकुलर टीचर का ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा है। और कभी कभी हो गया किसी टॉपिक पे दिक्कत है तो किसी सर का देख लिया, या फिर कोई वीडियो आया, तो वो अलग चीज़ है। और एग्ज़ाम के टाइम में टॉप ट्रेंडिंग जीके का वीडियो मैंने हमेशा देखा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो, तो मैंने उनका एनालिसिस हमेशा देखा है। और तो किसी टीचर का मैंने फ़िलहाल इतना कोई टॉपिक वाइज वीडियो या कुछ भी नहीं देखा है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। अगर बाद में देखूंगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा।
अभी तक तो फिलहाल इतना ही। 3 बुक, यूथ का बुक मैंने सबसे ज़्यादा प्रेफर किया है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। और मैथ्स डेली बनाया है, रीजनिंग डेली बनाए हैं, कम बनाए हैं लेकिन बनाए डेली है, कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जब मैंने CBT 2 का एग्ज़ाम देने गया था NTPC का, तो मैंने वहाँ एक मिस्टेक की थी कि रीजनिंग, वहाँ मैंने 7 से 8 रीजनिंग गलत करके आया था, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का रीजनिंग पूछा गया था अचानक से। मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैं NTPC के लिए उस टाइम पढ़ भी नहीं रहा था, बिल्कुल ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, सिर्फ इंटर लेवल पे भरा हुआ था UR कैटेगरी से। तो सीट भी बहुत कम थी मुजफ्फरपुर में, तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, बस रिजल्ट आ गया था तो मैंने जाके सिर्फ एग्ज़ाम दिया था CBT 2 का। तो जिससे मुझे एक सीख मिली थी कि रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान देना है हमको, क्योंकि मैंने वहाँ 7 से 8 रीजनिंग गलत करके आया था। अगर वो सही हो जाता तो शायद आज मेरा NTPC में रिजल्ट होता, लेकिन नहीं हुआ। जो नहीं हुआ वो बात की बात है, जो हुआ बात हम उस पर करते हैं। तो मैंने उसी टाइम से, जब से आंसर किया आया CBT 2 का, रीजनिंग पे थोड़ा फोकस किया। जितने भी CBT 2 के एग्ज़ाम हुए थे, लेवल 1 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक, मैंने सारे सेट के रीजनिंग बनाए, मैथ्स बनाए। इतना काम मैंने किया जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरा 67 नंबर था, नहीं हुआ, 69 था, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम होगा, लक भी कोई चीज़ है। और दूसरी बात कि आपको दिखेगा कभी कभी कि 68 नंबर लाके आपका परसेंटाइल 93 हो रहा है, 94 हो रहा है। किसी किसी का 60 नंबर लाके उसका परसेंटाइल 99 हो रहा है, 98 हो रहा है। तो रिजल्ट परसेंटाइल पे कहीं भी बनता है, नंबर पे नहीं। आप लोग कहीं भी टेस्ट दें तो ये देखें कि आपका परसेंटाइल क्या है, नंबर कभी भी ना देखें। परसेंटाइल आपका अगर टेस्ट में एटलीस्ट 85 प्लस जा रहा है तो अच्छा है, अगर 90 प्लस जा रहा है तो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन कोशिश रखिए कि टेस्ट में एटलीस्ट 85 परसेंटाइल हो आपका, जो आपका रियल एग्जाम में वो परसेंटाइल है खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा, वो आपको देखने को मिलेगा। मेरा भी परसेंटाइल यही रहता था, 85, 88, 90, 1, 2 फ्लक्चुएट करते रहता था। लेकिन मेरा कोशिश रहता था 85 से कभी परसेंटाइल मेरा कम ना हो। मैंने नंबर कभी नोटिस नहीं किया मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। परसेंटाइल सही है तो चलो ठीक है। जैसे आपको दिखेगा कि अभी मेरा 66 के आसपास नंबर है ग्रुप डी में, परसेंटाइल आप देखिएगा तो 99 प्लस परसेंटाइल है। तो एक अच्छा परसेंटाइल है ये। कहने का मतलब अगर 100 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो एक ही बच्चा आपसे आगे है, या फिर 99 बच्चा आपके साथ है या आपसे नीचे है, इसका ये मतलब होता है। तो आप लोग परसेंटाइल पे प्रेफर कीजिए, नंबर पे कभी नहीं। कोई भी टेस्ट दें तो हमेशा परसेंटाइल देखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।